नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 4 जून 2025 है। स्वागत है आपका एक्टुअल डिस्कशन में। आज थोड़ा सा लेट हो गए, सॉरी इसके लिए। आज देखो 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। तीनों द हिंदू के इश्यूज हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज, दूसरे नंबर पे एनर्जी, इंडिया का एनर्जी फ्यूचर, और तीसरे नंबर पे लद्दाख से संबंधित। अब देखो एथिक्स हमें आज स्टार्ट करना था। अब इस वीडियो के नीचे नहीं स्टार्ट करूंगा, अलग से मैं रात को आधे घंटे की वीडियो डाल दूंगा बिना फेस वाली के साथ। देखो डिजिटल टीवी का होना जरूरी है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी यार पेन टैब से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल रहते हैं, समझ गए। आज किसी भी कीमत पे हम स्टार्ट कर देंगे। रात को अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा आधे घंटे की, फिर हमारा शुरुआत हो जाएगा। लेकिन करेंगे पेन टैब से। लास्ट में अगर होगा तो मैं मैराथन वीडियो डाल दूंगा, समझ गए। मैराथन वीडियो से हम कवर कर लेंगे। ये स्कैन कोड है जिससे आप स्कैन करके आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब स्कैन कोड से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस से संबंधित है। अच्छा आर्टिकल है, मतलब थोड़ी डीप की बातें हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की शैलो पॉइंट्स नहीं है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल को ना हम थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि पॉइंट्स निकाल के आप एक्चुअल में आंसर्स में यूज़ कर सको। अदरवाइज तो चीज़ें तो दिमाग में आ जाती हैं, फिर यूज़ नहीं कर पाओगे तो व्यर्थ हो जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस क्यों सुर्खियों में हैं। देखो जैसा आपको पता है, जनवरी में ट्रंप ने सत्ता संभाली थी यूएस की, और यूएसए का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ना ट्रांजैक्शनल सोच इंप्लीमेंट कर दी। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब देखो पहले ना यूएसए ने कई सारे देशों को ना सिक्योरिटी गारंटी दी हुई है। जैसे आपको पता है जापान के पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए की सिक्योरिटी गारंटी है कि कोई भी जापान के ऊपर अटैक करेगा तो यूएसए बचाएगा। उसी प्रकार से साउथ कोरिया को यूएसए की गारंटी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे देशों को यूएसए ने गारंटी दी हुई है कि आप ज़्यादा मिलिट्री मत डेवलप कीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन देखो अब ना ट्रंप के कार्यकाल में ना यूएसए की सोच थोड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है कि भाई तुम हमें कुछ दोगे तभी हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, अदरवाइज नहीं। दोस्ती कुछ नहीं है, बस प्योर बिजनेस है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। तो इसी को ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं राइटर, कि ट्रंप जिसे अपना रहे हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पहले यूएसए के स्ट्रॉन्ग एलाय थे, एलाय तो अभी भी है नाम के, लेकिन ना उनको डर लगने लगा है कि यार ये यूएस वास्तव में हमें जरूरत पड़ने पे बचाने भी आएगा या धोखा दे देगा। तो ये डर लगने लगा है, और उन देशों में से एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को लगता है यार यूएस के ऊपर पूरी तरह से रिलाय करना ठीक नहीं है, अपनी तरफ से भी कुछ हाथ पैर मारने चाहिए। तो इसी हाथ पैर मारने की कोशिश में ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब खास करके डिफेंस के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का एक कॉमन दुश्मन कंट्री है चाइना। चाइना देखो साउथ चाइना सी में अपनी डोमिनेंस इंक्रीज कर रहा है। इवन इंडो पैसिफिक रीजन में भी चाइना की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। चाइना बहुत सारे देशों को डेट ट्रैप में भी फंसा रहा है। तो दोनों का थोड़ा सा कॉमन दुश्मन देश चाइना है। इस वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, समझ गए। और दोनों के बीच में देखो कॉम्प्लीमेंट्रीज भी हैं लोकेशन में। कॉम्प्लीमेंट्रीज जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ना एक प्रकार से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों के बीच में ना ब्रिज का काम करता है। ये इंडियन ओशन है, यहां पे है आगे पैसिफिक ओशन, और बीच में क्या आता है? बीच में आता है ऑस्ट्रेलिया। एक ब्रिज का काम करता है दोनों देशों के, दोनों ओशंस के बीच में। और साउथ ईस्ट एशिया का कुछ एरिया जो है वो भी टच होता है ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया का फोकस किस पे है? इंडिया का फोकस है इंडियन ओशन पे, और वैसे ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा फोकस है पैसिफिक ओशन पे। तो दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं कि मिल के इंडो पैसिफिक रीजन में हम स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे, चाइना की दादागिरी नहीं चलने देंगे। तो ये हमने बात की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी की और म्यूचुअल इंटरेस्ट की। म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब दोनों का कॉमन दुश्मन देश चाइना। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी मतलब इंडिया को चाहिए इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए पैसिफिक ओशन। दोनों मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, चाइना की दादागिरी को रोक सकते हैं।
अब देखो हाल ही में ना दोनों देशों के बीच में एक एयर टू एयर रीफ्यूलिंग डील साइन होती है। मतलब कि अब जैसे इंडियन एयरफोर्स के जेट हैं, वो अब मान लीजिए पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक, अब उनका फ्यूल खत्म होने लगा, तो उनको लगा यार वापस आना पड़ेगा इंडिया में, अंडमान में, मतलब कहीं पे भी जो नियरेस्ट बेस है जहां पे फ्यूल डलवाया जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में डील साइन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल एयरफोर्स है ना, वो मदद करेगी इंडियन एयरफोर्स के जेट्स की, फाइटर प्लेन्स की, कि वो हवा में ही उनका फ्यूल भरा जा सके। अब इससे इंडियन एयरफोर्स की जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा लंबी दूरी तक मिशन चला सकेगी इंडियन एयरफोर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स हमारी मदद करेगी हवा में ही रीफ्यूलिंग में। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को जरूरत पड़ेगी तो जाहिर तौर पे इंडिया भी मदद करेगा, इंडिया की एयरफोर्स मदद करेगी हवा में रीफ्यूलिंग के लिए। अब ये कुछ डिफेंस पार्टनरशिप हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑलरेडी साइन हो चुकी हैं। 2009 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई, 2021 में दोनों देशों के बीच में 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ। 2+2 डायलॉग में ना दोनों देशों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर आपस में बातचीत करते हैं। फिर है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ। अब म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट में क्या होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस यूज कर सकता है सप्लाईज के लिए, सप्लाई जैसे फूड, फ्यूल, रिपेयर, इन सब चीजों के लिए। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है फूड, फ्यूल, रिपेयर, इन सब सप्लाईज के लिए। आप बोलोगे इसका क्या फायदा होगा? इसका बहुत फायदा होगा। मान लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित ऑपरेशन चलाना है, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के बेस हैं, तो इंडिया वाले ना, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, उनके मिलिट्री बेस पे जाके लॉजिस्टिक्स मांग सकती है कि भैया हमें खाना दे दीजिए, फ्यूल दे दीजिए, ये सब चीजें। तो ये कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी साइन होती हैं। एक पहला है आस्ट्रा हिंद, ये आर्मी एक्सरसाइज है। ओजिनडेक्स, ये नेवी एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। मालाबार में तो 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, एक इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चारों देश इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो कोऑपरेशन का जहां स्कोप ज्यादा है लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? सबसे पहला कंस्ट्रेंट तो देखो ये है, इंडिया के ज्यादातर रिसोर्सेज ना आप देखोगे बॉर्डर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हमारा एलएसी पर चाइना के साथ डिस्प्यूट है और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट तो आपको पता ही है। तो हमारे ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। नेवी पे हमारा इतना ध्यान नहीं है, और नेवी पे इंडिया टोटल डिफेंस बजट का सिर्फ 10-15% ही खर्च करता है। और ऑस्ट्रेलिया का यूके और यूएस के साथ में एक अलायंस है, ओकस अलायंस। ओकस अलायंस में ना 2 चीजें हैं। पहला तो न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही है यूएस और यूके के द्वारा मिलकर ऑस्ट्रेलिया को इस अलायंस के अंतर्गत, और फिर दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी शेयरिंग। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर की जाएगी। मतलब इंडिया देखो अलग जगह पे उलझा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया अलग जगह पे उलझा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस की सहायता से ना अपना पूरा जो फोर्स है, खास करके नेवल फोर्स, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहा है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी मिल रही है यूके और यूएस से। तो दोनों की जो स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन है ना अलग है। चाइना थोड़ा मैरीन डोमेन में ज्यादा सोचता है, इंडिया थोड़ा बॉर्डर डोमेन में ज्यादा सोचता है, समझ गए? और दोनों में से कोई भी, बेशक यूएसए अभी ट्रांजैक्शनल चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन देखो ना तो इंडिया ना ही ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से कोई भी यूएस को फिलहाल छोड़ने की सिचुएशन में है नहीं। यूएसए को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता फिलहाल के समय में। तो ये इंटरनल कंस्ट्रेंट्स हैं। अब राइटर ना 5 रिफॉर्म्स सजेस्ट करते हैं। 5 रिफॉर्म्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म, अभी तक देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कोऑपरेशन है थोड़ा नेवी सेंट्रिक ज्यादा है। राइटर बोलते हैं आर्मी और एयरफोर्स इनको भी तो इंक्लूड करो ना। ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें दोनों देशों की तीनों फोर्सेस शामिल हों। एक ज्वाइंट स्टाफ टॉक फॉर्म इस्टेब्लिश होना चाहिए जिसमें इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन हो, और एक्सरसाइज जब कंडक्ट हो दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में ऐसी होनी चाहिए कि मॉडर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए और जॉइंट ऑपरेशंस होने चाहिए। जैसे अभी
यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक करके उनके बहुत सारे मिलिट्री प्लेन्स उड़ा दिए। अब दोनों देश मिलकर ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट करें कि भैया ड्रोन का अटैक हो जाता है तो कैसे निपटेंगे, समझ गए। फिर दूसरा रिफॉर्म, इंडिया को ना ऑस्ट्रेलिया में अपनी थोड़ी प्रेजेंस इंक्रीज करनी चाहिए। अभी हमारे एक डिफेंस एडवाइजर कैनबरा में अपॉइंट होते हैं, कैनबरा से काम करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में इंक्रीज किया जा सके, लेकिन वो वन स्टाफ ऑफिसर नहीं है। राइटर बोलते हैं जो डिफेंस एडवाइजर कैनबरा में डिप्लॉय होते हैं ना, सबसे पहली चीज वो 1 स्टार ऑफिसर होने चाहिए। और इसके बाद में अभी वो नेवी ऑफिसर होते हैं, अभी वो नेवल ऑफिसर होते हैं जो डिफेंस एडवाइजर होते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई आर्मी से और एयरफोर्स से भी डेप्टी होना चाहिए ताकि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो सके इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में, मतलब मिलिट्री प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड ऑफिसर पैसिफिक आइलैंड्स के लिए भी होना चाहिए। ये पैसिफिक ओशन में ये छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, जिनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो डूब रहे हैं समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज होने के चलते, तो इनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए। बाद में तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, ज्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए। तीसरे रिफॉर्म की बात करते हैं, बॉटम अप इनोवेशन। बॉटम अप इनोवेशन का मतलब क्या है? फील्ड पे जो ऑफिसर काम करते हैं ना, उनसे आइडियाज आने चाहिए। मतलब देखो, जब स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऐसा ना हो कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करें, अच्छी अच्छी बातें बोले, हाँ जी नमस्ते जी कैसे हो, चाय पीते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर पॉलिटिशियन हों, ये अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग खत्म हो जाता है। राइटर बोलते हैं ऑनेस्ट क्लासिफाइड मिलिट्री टू मिलिट्री डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इंडिया की मिलिट्री अपना एक्सपीरियंस शेयर करे ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री के साथ कि भैया हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। स्टार वार गेमिंग होनी चाहिए। स्टार वार गेमिंग मतलब कंप्यूटर पे जो सिमुलेशन नहीं होता, अरे वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं, तो वैसी वाली वार सिमुलेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। जॉइंट सिनेरियो प्लानिंग, जॉइंट सिनेरियो प्लानिंग में क्या होता है, जैसे ना सिनेरियो की पहले से तैयारी कर ली जाती है। मतलब अगर पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल इंडिया के अगेंस्ट 400 ड्रोन से अटैक किया तो इंडिया क्या करेगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम ये ट्राई करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम फर्दर ये ट्राई करेंगे। मतलब पहले से सारे जो सिनेरियोज हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं ताकि युद्ध में सोचने के लिए ना बैठें, समझ गए। उस समय टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी अटैक करना पड़ता है, तो पहले से सारे सिनेरियो के लिए तैयार रहेंगे तब ज्यादा सही है। फिर नेक्स्ट है रिफॉर्म चौथा। रिफॉर्म चौथा क्या है? नेवल एमआरओ पेट्रोल बोट प्रोजेक्ट्स। नेवल एमआरओ मतलब, एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस और रिपेयर ऑपरेशंस, यही होता है ना। देखो जैसे कार की सर्विस की जरूरत होती है, उसी प्रकार से जो नेवल शिप्स वगैरह है ना, उनकी भी मेंटेनेंस, रिपेयर और उनकी वो क्या है, ऑपरेशन ही है, मुझे लगा कुछ और तो नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो शिप्स वगैरह की एमआरओ होती हैं, ये सारी सर्विसेज होती हैं, और इंडिया इसमें थोड़ा एक्सपर्ट है। यूएस और यूके के जो शिप्स हैं वो भी कई बार एमआरओ के लिए यानी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, रिपेयर के लिए इंडिया में आते हैं। जैसे इंडिया में कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डोक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है, वहां पे ये रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो राइटर बोलते हैं यूएस यूके के आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के भी आ सकते हैं वेसल्स, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिल के ना जॉइंटली पेट्रोल बोट्स बना सकते हैं पैसिफिक आइलैंड की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड्स है ना, अब इन देशों को ना पेट्रोल बोट्स की आवश्यकता होती है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ये पेट्रोल बोट्स बना सकते हैं। इससे चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने में मदद मिलेगी। फिर देखो पांचवा रिफॉर्म है एमएसएमईज एंड डिफेंस स्टार्टअप्स। देखो जो इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ना, जैसे OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, जो ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब ये ना ऑस्ट्रेलिया के फील्ड ऑफिसेस को जनरली अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि देखो जैसे एक बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वैसे यूएसए की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, लेकिन अब उसका एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इंडिया अब लॉकहीड मार्टिन के ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस से डील नहीं करेगी ना, इंडिया वाली कंपनी सीधा डील करेंगी हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर कहां पे है? यूएसए में है। तो
राइटर ये बोलते हैं इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा महिंद्रा जैसी कंपनीज, एल&टी जैसी कंपनीज ऑस्ट्रेलिया के फील्ड ऑफिसेज को अवॉइड करती हैं, ताकि इनसे डील करने से बस कमीशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। इसलिए वो डायरेक्टली हेडक्वार्टर वाली कंपनी से डील करती हैं, जैसे यूएसए में हेडक्वार्टर है अगर तो। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं डिफेंस एमएसएमईज जो है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके, जैसे एआई है, हथियारों में कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाए, उन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे डिफेंस एमएसएमईज दोनों देशों के ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज को लेके कोऑपरेट कर सकते हैं ज़्यादा। और वैसे भी दोनों देश आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो ऐसा ही हमारा एक कैंपेन है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, उनका भी है कुछ सोवरिन मैन्युफैक्चरिंग वाला, कि जो देश को चाहिए वो खुद ही हम मैन्युफैक्चर करें। तो एक ना स्टार्टअप पार्टनरशिप मॉडल है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसका नाम है इंडस एक्स मॉडल। इस इंडस एक्स मॉडल में क्या होता है, जैसे इंडिया और यूएस की सरकार ने पैसा दे दिया, अब उस पैसों की सहायता से ना इंडिया और यूएस दोनों जो टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, उनको फंडिंग दी जाती है, मिलके काम करते हैं। तो ऐसा ही मॉडल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये 5 रिफॉर्म्स की हमने बात की। अच्छा आर्टिकल था कुल मिला के। यहाँ पे तो वही सारी चीज़ें रिपीट कर जा रही हैं कंक्लूजन में, कि रिलेशनशिप सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होनी चाहिए, अच्छी ऑपरेशनल पार्टनरशिप होनी चाहिए। यूएस सेंट्रिक आर्किटेक्चर से आगे बढ़ो। चाइना थ्रेट कैटलिस्ट है, चाइना की वजह से दोनों देशों में कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात, ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्सेस है ना अलायंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो और ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह कंडक्ट की जा सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो द हिंदू का है, देश के एनर्जी फ्यूचर के बारे में। वैसे तो देखो ये आर्टिकल लिखा है एक मिनिस्टर ने, हरदीप पुरी ने, लेकिन आर्टिकल अच्छा है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इंडिया की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एनर्जी का इसमें क्या रोल है, इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटजी क्या है, इंडिया का एनर्जी ट्राइलेमा क्या है। हम अपस्ट्रीम सेक्टर की बात करेंगे, डाउनस्ट्रीम सेक्टर की बात करेंगे, मतलब एनर्जी सेक्टर से जुड़े ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स हम इसमें टच करेंगे। इसीलिए बोल रहा था अच्छा आर्टिकल है, लेकिन करेंगे पॉइंट वाइज फॉर्म में, ताकि आप पॉइंट को यूज़ कर सको आंसर्स में। वैसे देखो सारी स्लाइड्स यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे मैंने बोला ना ये सब डिस्कस करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करते हैं। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं आज के समय में इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है ना, वो 3 शब्दों से डिफाइन होता है। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा सेल्फ रिलायंस और तीसरा स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब अब हम देखो कॉन्फिडेंट हैं एनर्जी के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो एनर्जी और फ्यूल की आवश्यकता है हम खुद ही मतलब उस पर काम कर रहे हैं, दूसरे देशों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, मतलब अब हम थोड़ा दूर की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नियर टर्म में सोच रहे हैं, फ्यूचर का विजन हमारे पास में है। पहले ना हमें काफ़ी एंजाइटी हो जाया करती थी कि देखो हम फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, उन्होंने देने से मना कर दिया तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब देखो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, पूरे वर्ल्ड में 4थे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। और अभी हमारी जीडीपी का साइज कितना है? $4.3 ट्रिलियन। लास्ट क्वार्टर में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रही? 6.7%। जो देखो बड़ी इकोनॉमीज की बात करें तो उनमें हाईएस्ट है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में राइटर बोलते हैं। और अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। शुरुआत में थोड़ी जनरल बात कर ली, देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है और देश की बढ़ती इकोनॉमी में एनर्जी का जो रोल है वो सेंट्रल है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इंडिया देखो 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। रिफाइनिंग कैपेसिटी में इंडिया 4थे नंबर पे आता है। रिफाइनिंग कैपेसिटी मतलब जैसे क्रूड ऑयल को परचेज करके उसे रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाना, ये सब चीज़ें आती है रिफाइनिंग में। और देखो हम 4थे नंबर पे सबसे बड़े एलएनजी को इंपोर्ट करने वाले देश हैं। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और आप फ्यूचर का देखो 2047 आते आते इंडिया में ऑयल की डिमांड ना 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। और जो नई डिमांड जनरेट होगी ना पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 25% तो सिर्फ इंडिया से आएगी।
ये सबूत है कि इंडिया किस प्रकार से तेजी से डेवलप कर रहा है। जो देश देखो डेवलप करता है तेजी से, उसी को तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। इसलिए देखो रोड मैप पूरी तरह से क्लियर है। एनर्जी है तो डेवलपमेंट है, एनर्जी नहीं तो डेवलपमेंट नहीं। तो यहां पे ना इंडिया के सामने एक एनर्जी ट्राइलेमा है। ट्राइलेमा मतलब तीन चीजें हैं जो हमें सोल्व करनी है। एनर्जी सिक्योरिटी को इस प्रकार से इंश्योर करना है कि सबसे पहले एनर्जी अवेलेबल हो, एक्सेस सबके पास में हो। दूसरा, अफोर्डेबल हो, मतलब गरीब भी इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड कर सके, फ्यूल को अफोर्ड कर सके, इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए एनर्जी। और सबसे लास्ट में सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम ऐसा नहीं कि एनर्जी तो धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो तीनों चीजें हैं। पहली अवेलेबिलिटी, मतलब एनर्जी मिलनी चाहिए हमेशा सबको। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, मतलब एनर्जी सस्ती होनी चाहिए, आम आदमी खरीद सके। और तीसरा सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनर्जी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और फ्यूचर जनरेशन को भी सोचना पड़े। अब देखो ये चीजें ना आप आंसर्स में ऐसे लिखो, मतलब थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हो आप अपने आंसर को। जहाँ पे देखो आप कर्स को जैसे एनर्जी ट्राइलेमा बीच में लिख दो और यहाँ पे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ऐसे करके अलग अलग जहाँ जरूरत पड़े ना आप विजुअली अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो राइटर बोलते हैं देखो एनर्जी ट्राइलेमा को सोल्व करने के लिए इंडिया ने ना 4 प्रोन्स्ड अप्रोच अपनाई है। 4 प्रोन्स्ड अप्रोच क्या है? पहला पॉइंट ये है डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज, मतलब अलग अलग जगह से एनर्जी खरीदो, सिर्फ एक देश पे डिपेंडेंट मत रहो। इसके लिए सरकार ने काम किया है। अब हम सेंट्रल एशिया के देशों से भी एनर्जी प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सिर्फ गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अपने देश में ही ज्यादा ऑयल और गैस निकालो। इस पे भी इंडिया ने काफी काम किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल, इसमें भी इंडिया ने काफी काम किया है। और चौथे नंबर पे एनर्जी प्राइसेस जो हैं सबके लिए अफोर्डेबल रखो। तो ये 4 प्रोन्स्ड अप्रोच है इंडिया की एनर्जी ट्राइलेमा को सोल्व करने के लिए। अब देखो थोड़ा राइटर ना डीप में जाते हैं। जैसे ये दूसरा पॉइंट था ना, दूसरा पॉइंट था कि सरकार ने कोशिश की है कि ज्यादा ऑयल और गैस देश में ही प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है? एक होता है अपस्ट्रीम सेक्टर, एक होता है डाउनस्ट्रीम सेक्टर। जैसे ये देखो, मान लीजिए फैक्ट्री है जहां पे ऑयल निकल रहा है, मतलब रिफाइनिंग यूनिट है। यहां पे क्रूड ऑयल से हम डीजल और पेट्रोल मान लीजिए निकाल रहे हैं। अब देखो वो एरिया जहां पे क्रूड ऑयल का कुआं है हमारे देश में, तो वहां से क्रूड ऑयल निकालना और उसको जैसे तैसे करके ट्रकों में भर के लेके आना, कहां तक? वहां तक जहां पे रिफाइनिंग होनी है। ये सारी चीजें आती हैं अपस्ट्रीम में। समझ रहे हो अपस्ट्रीम में क्या क्या आता है? अपस्ट्रीम में आता है क्रूड ऑयल की जगह ढूंढना, फिर वहां से ऑयल निकालना, सारी चीजें, और उस क्रूड ऑयल को पहुंचाना रिफाइनिंग यूनिट तक, सारी चीजें आती है अपस्ट्रीम में। और फिर देखो एक बार अगर मान लीजिए डीजल निकल गया रिफाइनिंग यूनिट में, फिर उसको लेके जाना जगह जगह पे, पहले डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, फिर पेट्रोल पंप पे जाएगा, फिर पेट्रोल पंप से आपकी कार और जो बाइक वगैरह है उसमें जाएगा। ये सब चीजें आती हैं किसमें? डाउन स्ट्रीम में। समझ गए? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये पता होना चाहिए, नदी से निकलता है ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो राइटर बताते हैं कि क्या क्या सरकार ने किया है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो। सबसे पहले देखो इंडिया का जो एक्सप्लोरेशन एक्रेज है ना वो बढ़ गया है, डबल हो गया है। पहले 2021 में 8% था, 2025 में 16% हो गया है। गोल ये है कि 2030 आते आते जो ये एक्सप्लोरेशन वाला एरिया है ना, कि जहां पे ऑयल वगैरह एक्सप्लोर होता है, इसको ना कितना कर दिया जाए? 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इससे ना हमें क्या मिलेगा? इससे हमें 42 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट का पोटेंशियल मिलेगा। मतलब इतना ज्यादा ऑयल मिल सकता है हमें, 42 बिलियन टन ऑयल या फिर ऑयल इक्विवेलेंट। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? इतना एरिया हमने कैसे बढ़ाया? देखो 99% एरिया जो पहले नो गो जोन में आता था, मतलब वहां पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा क्लियरेंस मिलना आसान हो गया। क्लियरेंस मिलना आसान हो गया तो वहां पे ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करना ज्यादा इजी हो गया। फिर है राइटर बोलते हैं ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई, OALP।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, अब ना कंपनीज खुद ब्लॉक चूज कर सकती है कि हमें यहां पे ऑयल एक्सप्लोर करना है। पहले सरकार ब्लॉक रिलीज करती थी, पहले थी NELP। NELP मतलब न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, पहले ये हुआ करती थी। इसमें क्या होता था, पहले सरकार खुद ब्लॉक निकालती थी, उस पर कंपनीज बोली लगाती थी कि भैया हमें ये, इनमें से आपने जो नाम रिलीज किए हैं इनमें से ये ब्लॉक हमें चाहिए, हम यहां पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट कंपनीज कहती थी यार सरकार घटिया घटिया ब्लॉक लाती है, तो सरकार ने अपनी पॉलिसी NELP से चेंज कर दी OALP। सरकार कहती है भैया कंपनीज तुम खुद ब्लॉक लेके आओ कि हम, हाँ पूरे देश में हमें यहां पे एक्सप्लोर करना है, हम आपको लाइसेंस दे देंगे। इवन देखो जो गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसे भी रिवाइज किया गया है, ताकि जो कंपनीज गैस निकालती हैं फिर उनके लिए फायदे का सौदा रहे, ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, मतलब ज़्यादा कंपनीज आगे आएँ। इसके बाद राइटर बोलते हैं सरकार ना सिर्फ नई पॉलिसीज लेकर आ रही है ऑयल एक्सप्लोरेशन का एरिया इंक्रीज करने के लिए, बल्कि नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। जैसे ये है नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, सिस्मिक सर्वेज होते हैं, जमीन के नीचे क्या है पता चल जाता है। ये एक प्रकार से अर्थ का अल्ट्रासाउंड है, तो इससे फायदा होता है कि यहाँ पे एक्सप्लोर कर लो। फिर है मिशन अन्वेषण, ये भी एक्सप्लोरेशन से जुड़ा है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, खोजना कहाँ पे ऑयल या गैस है। फिर है एडवांस्ड एयरबोर्न सर्वे AGG। इसमें देखो हवाई जहाज से सर्वे किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और फिर है नेक्स्ट, चलो सी बेड मैपिंग तो आपको पता ही है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, मान लीजिए ये समुद्र है और बिल्कुल कोस्ट के नज़दीक जो पानी होता है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी मैपिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कई बार। लास्ट 4 सालों में ना ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ना 24+ डिस्कवरीज की गई हैं। कहाँ कहाँ पे ये डिस्कवरीज की गई हैं? मुंबई ऑफशोर, कैम्बे, महानदी एरिया, असम में जो बेसिन वाला एरिया है वहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इस प्रकार से हैं। देखो सूर्यमणि, वज्रमणि, कोणार्क, उत्कल फील्ड्स। ये जो सूर्यमणि और वज्रमणि है ना, ये देश के वेस्ट कोस्ट पे हैं, और कोणार्क, उत्कल ये ईस्ट कोस्ट पे हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम सेक्टर की। डाउनस्ट्रीम मतलब जो ऑयल आ गया है, जहाँ पे ऑयल निकाला गया, प्रोड्यूस किया गया, उसको रिफाइनिंग यूनिट तक पहुँचाया गया, अब उसकी एक्चुअल में रिफाइनिंग हो गई, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसकी मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आती है डाउनस्ट्रीम में, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। इंडिया में देखो आज के समय में ना 24,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है ऑयल को अलग अलग सिटीज़ में पहुंचाने के लिए, और पेट्रोल डीजल इन्हीं से ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे देश में करीब करीब 96,000 आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स, पेट्रोल पंप वगैरह। स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी हमने बनाए हैं, ताकि अगर मान लीजिए कहीं से ऑयल मिलना बंद हो गया तो बिना इंपोर्ट के भी हम कुछ दिनों तक तो काम चला सकें इमरजेंसी में। जैसे विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, पादुर में ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, और इनकी टोटल कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मैट्रिक टन। कुछ दिन बिना इंपोर्ट के भी हम काम चला सकते हैं इनके थ्रू। इवन LPG स्टोरेज भी बढ़ाया गया है। रोज इंडिया में देखो ऑलमोस्ट ना 6.7 करोड़ लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं या फिर दूसरे रिटेल आउटलेट पे जाते हैं फ्यूल वगैरह लेने के लिए। तो ये देखो इंडिया के ना एनर्जी इकोसिस्टम की मजबूती को दिखाता है। फिर देखो कुछ और डेटा है, जैसे PNG पाइप नेचुरल गैस के जो कनेक्शन हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले सिर्फ 25 लाख थे, अब बढ़ के 1.5 करोड़ हो गए हैं। देश में CNG स्टेशंस की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, अब 7500 हो गए हैं जहां पे CNG डलवाई जा सकती है व्हीकल्स में। पाइप से जो गैस जाती है ना घरों में, अब पूरे देश में उस पर ना यूनिफाइड टैरिफ लगाए गए हैं, यूनिफाइड टैक्स लगता है। तो दूर दराज के राज्यों में भी जो ये पाइप नेचुरल गैस पहुंचती है वो सस्ती पहुंच जाती है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से वन नेशन वन गैस वन ग्रिड का जो कंसेप्ट है वो आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अब बात करते हैं ग्रीन स्ट्रेटजी पर। इथेनॉल ब्लेंडिंग 2013 में सिर्फ 1.5% होती थी पेट्रोल में, 2025 में आते आते ये 19.7% हो गई है इथेनॉल ब्लेंडिंग। और अकेले देखो 2025 में 484 करोड़ लीटर जो इथेनॉल है वो ब्लेंड किया गया पेट्रोल में, बहुत बड़ा नंबर है। अब देखो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इथेनॉल को पेट्रोल में मिला के अगर बेचा जाता है तो हमें कम पेट्रोल
खरीदना पड़ेगा, कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। तो 1.26 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज इससे सेव हुआ। और पेट्रोल से जो एमिशन है वो ज़्यादा होता है, इथनॉल मिलाया जाता है तो एमिशन घटता है। तो इथनॉल ब्लेंडिंग से 643 लाख मीट्रिक टन जो एमिशन है वो कट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फार्मर्स को भी फ़ायदा हुआ, जब वो इथनॉल बेचते हैं तो उनको अच्छा मुनाफा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। फिर इसके बाद कुछ इनिशिएटिव हैं और अच्छे इनिशिएटिव सरकार के। आज के समय में देखो 100 से ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है ना, ये वेस्ट एग्री रेजिड्यूज इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो मॉडल है वो भी डेवलप हो रहा है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा। टारगेट ये है 2028 आते आते 5% कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की जो गैस है उसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल डीजल में। गवर्नमेंट देखो बायोमास कलेक्शन को सपोर्ट कर रही है, पाइपलाइन को इंटीग्रेट कर रही है। मकसद ये है जो ये वेस्ट है जैसे एग्री रेजिड्यूज, ये सब इनको ना वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए और फ्यूचर इको फ्रेंडली हो। फिर राइटर देखो कुछ ना सरकार की भी तारीफ करते हैं, जैसे एलपीजी प्राइस 58% बढ़ गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सिलेंडर रखा 553 पे, 553 पे फ्री एलपीजी दिया जाता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पुअर हाउस होल्ड्स को टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाती हैं। थोड़ा सरकार की तारीफ की जाती है। एक्साइज ड्यूटी कट करके फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखा जाता है, ताकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम बढ़े भी तो इसका असर लोगों पे ना हो, देश के सिटीजन्स पे ना हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो लद्दाख से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, 3 जून 2025 को यानी कल सरकार ने ना लद्दाख से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स की। पहले मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो 2019 से पहले ना लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जब रिवोक किया ना, तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया, एक जेएनके और दूसरा लद्दाख। तो शुरुआत में तो लद्दाख के लोग काफ़ी खुश हुए, लेकिन देखो बाद में ना वहाँ के खास करके यूथ ने ना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट की मुख्य डिमांड्स क्या थी? प्रोटेस्ट की देखो मुख्य डिमांड्स ये थी, एक तो लोकल लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ना उसमें लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, पहली डिमांड। फिर नेक्स्ट चीज़, लद्दाख को ना 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि लद्दाख को ऑटोनॉमी मिले। लोकसभा में एक और सीट दी जाए लद्दाख को, और लद्दाख का अलग से एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए जो लद्दाख में ऑफिसर्स को सिलेक्ट करे लद्दाख में काम करने के लिए। तो ये मुख्य डिमांड्स थी वहाँ के यूथ की। सरकार भी देखो, अब चूंकि लद्दाख की आपको पता है लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में आता है लद्दाख, तो इस वजह से सरकार को पता था कि यहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने 2023 में एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय की अध्यक्षता में, ताकि इन डिमांड्स पे विचार किया जा सके। और बात देखो कहीं कहीं लद्दाख के लोगों की सही भी थी। एक पार्लियामेंट्री पैनल ने यूनियन होम मिनिस्टर को बताया कि यहाँ पे जो 1277 गेस्टेड पोस्ट थी वो खाली पड़ी थी, उन पे कोई एग्जाम ही नहीं हुआ उनको फिल करने के लिए। तो इस कंटेक्स्ट में, इन सर्कमस्टांसिस के बीच अब जाके सरकार ने थोड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ये बोला है यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, उन गवर्नमेंट जॉब्स में 85% रिजर्वेशन होगा लोकल लोगों का। जो इंडिजिनस पीपल है यहाँ पे उनका 85% रिजर्वेशन होगा लोकल जॉब्स में। अब ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब रूल्स फ्रेम किए जाएंगे, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा देखो ये जो रूल है ना कि हाँ भाई लोकल जॉब्स में इतने % लोकल लोगों का रिजर्वेशन, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है। जैसे मिजोरम में 92% रिजर्वेशन है लोकल लोगों का, अरुणाचल प्रदेश में 80% रिजर्वेशन है, तो अब लद्दाख में भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी हुई है, अब अगर किसी को देखो लद्दाख का डोमिसाइल लेना है ना, तो कम से कम 15 सालों में वो रह रहा हो, 15 सालों से लद्दाख में, तभी उसको जाके लद्दाख का डोमिसाइल मिलेगा। यानी 2019 के बाद में मान लीजिए किसी ने लद्दाख में रहना स्टार्ट कर दिया तो उसको ना 2034 में जाके डोमिसाइल मिलेगा। ये कंडीशन अच्छी चीज़ है। फिर देखो सिमिलर जो कंडीशन है ना, राइटर बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी है, अब सिमिलर लद्दाख में भी हो गई। ठीक है, कोई मतलब बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। फिर देखो हिल काउंसिल में 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए, और इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्जी
ये सारी लैंग्वेजेस अब लद्दाख में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस रखेंगी। तो ये नई अनाउंसमेंट्स की गई हैं। राइटर बोलते हैं देखो, जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी ना, यहाँ पे टोटल लोग हैं 2.74 लाख। लोगों की संख्या तो कमी है, हालांकि अब नया सेंसस होगा तो संख्या बढ़ गई होगी, बट लोगों की डिमांड थोड़ी ज़्यादा मजबूत थी। उस हिसाब से सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन हाँ, शांत करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स तो जरूर हुई हैं। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, लगातार देखो यहाँ के लीडर से ना बातचीत चलती रहनी चाहिए। बात वही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं जाने चाहिए। ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने लद्दाख से संबंधित डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने 5 रिफॉर्म्स की बात की थी। स्कोप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों देश देखो एक साथ आ रहे हैं, मतलब चाइना के अगेंस्ट, और यूएसए ट्रांजैक्शनल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, गिव एंड टेक। तो फिर दोनों को लगा कि यार यूएसए के ऊपर पूरी तरह से रिलाय करना ठीक नहीं है, तो 5 रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले, साइलोज में मत चलो, सिर्फ नेवी में कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी फोर्सेस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन अपग्रेड करो। अभी सिर्फ छोटा ऑफिसर वहाँ पे डीए के तौर पे, डिफेंस एडवाइजर के तौर पे तैनात होता है कैनबरा में, इसे 1 स्टार अपग्रेड किया जाए। ग्राउंड अप आइडियाज़, मतलब जो स्टाफ कॉलेज फेलोशिप है, जो मिलिट्री कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो वो लोग आपस में मिले, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, और जब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हो तो यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाए। एमआरओ ऑपरेशन इंडिया कर सकता है कि एमआरओ में कोऑपरेशन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, मतलब वहाँ के वेसल्स वगैरह को रिपेयर करना, जॉइंट बोट्स डेवलप करना, पेट्रोलिंग बोट्स, एमएसएमई के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो 5 रिफॉर्म थे। फिर ये अभी लद्दाख वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये लद्दाख वाला आर्टिकल भी अच्छा था। अभी क्या हुआ है, 85% रिजर्वेशन दिया गया है जॉब्स में, 15 सालों के लिए रहना जरूरी है डोमिसाइल लेने के लिए। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हिल काउंसिल में। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्जी, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। और फिर सरकार ने ये बोला कि, मतलब फिर राइटर ये बोलते हैं कि काफ़ी समय से प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकार ने लिस्ट कुछ किया है, और लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नहीं छोड़ सकते। वहाँ की डिमांड्स क्या थी, 6 शेड्यूल में शामिल करना, 2nd लोकसभा की सीट, खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सारी डिमांड थी। फिर ये एनर्जी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एनर्जी में कैसे आगे बढ़ रहा है देश। 3rd लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। 4th लार्जेस्ट रिफाइनर एंड एलएनजी इंपोर्टर है। 2047 तक हमारी एनर्जी डिमांड 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। 4 पॉइंट स्ट्रेटजी है, डाइवर्सिफिकेशन करो इंपोर्ट का, सिर्फ कुछ ही देशों से इंपोर्ट ना करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, रिन्यूएबल्स की तरफ आगे बढ़ो, अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करो। 4 चीज़ों पे सरकार फोकस कर रही है। इसके अलावा देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों पे फोकस कर रही है, ताकि एरिया ज़्यादा डेवलप हो हमारे देश में, एक्सप्लोरेशन वाला, और ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है सरकार। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। लास्ट में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।